वेब सीरीज मिर्जापुर के सीजन 3 में गाली गलौज युक्त शायरी पढ़ने वाले शायर रहीम का किरदार निभाकर शोहरत बटोरने वाले पल्लव सिंह का यह तीसरा सीरीज है। मजेदार बात यह है कि कोटा में जन्मे और कोटा में प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के दौरान स्कूल के नाटकों में अभिनय करना पल्लव सिंह का शौक था। उस वक्त वह इंजीनियर बनना चाहते थे, तभी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वह मणिपाल यूनिवर्सिटी गए, जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान पल्लव सिंह ने महेश दत्तानी निर्देशित नाटक बीफ स्कैंडल में अभिनय किया और नाटक खत्म होने पर उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो पल्लव सिंह को एहसास करा गया कि उनके लिए अभिनय ही का करियर सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा। पर घर वालों की मर्जी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी भी की, लेकिन एक दिन नौकरी छोड़कर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुंच गए। 3 वर्ष की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद जब वह मुंबई पहुंचे तो उन्होंने यहाँ मुंबई में म्यूजिकल नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। एक दिन उन्हें अतुल मोंगा निर्देशित वेब सीरीज मई में अभिनय करने का अवसर मिल गया। फिर ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की कुछ समय पहले वह मिर्जापुर सीजन 3 में शायर रहीम के किरदार में नजर आए। लोगों को लगता है कि रहीम का किरदार खत्म हो गया होगा, पर इस बात से पल्लव सिंह इत्तेफाक नहीं रखते। पल्लव सिंह जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। पल्लव जी, होता है मुझे आपके घर में कोई कला का माहौल था जिसने आपको अभिनय की तरफ मुड़ने के लिए प्रेरित किया? नहीं सर, ऐसा कोई प्रेरणा घर पे तो नहीं मौजूद थी। मेरे पिताजी और माताजी के माँ बाप किसानी और ठेकेदारी से ताल्लुक़ रखते थे और पिताजी सर्विस करते थे, नौकरी करते थे हैं, तो ऐसा कोई भी माहौल घर में तो नहीं था। हालांकि मेरे पिताजी को फिल्में देखने का बहुत शौक है और था। एक दरमियान ऐसा भी था जब वो नौकरी की तलाश में दर दर भटकते थे बॉम्बे में। तो वो बताते हैं कि वो नौकरी की तलाश ख़त्म करने के बाद शाम को नरीमन पॉइंट पे खड़े हो जाया करते थे कि कोई फिल्म एक्टर दिख जाएगा उनको। तो एक उनको जैसे चस्का तो था ही देखने का, लेकिन वैसा कोई भी घर में माहौल नहीं था हमारे। तो फिर आपको ये चस्का कैसे लगा? क्या कोई घटनाक्रम घटा या क्या था? बड़ा अनूठा घटनाक्रम है। मैं कोटा में पढ़ाई कर रहा था, मेरा जन्म वहाँ पे हुआ है। तो 11वीं 12वीं में अमूमन क्या होता है कि लड़के होते हैं वो दुनिया को कुछ नहीं समझते। दुनिया तो ख़राब है, माँ बाप ख़राब हैं, टीचर्स ख़राब हैं, स्कूल क्या कर लेगा, उखाड़ लेगा हमारा। तो हम थोड़ी सी ऐसे गुटबाजी में बाइकें चलाना और ये सब करने में घुस गए थे। तो मेरी टीचर थी, वो देखती थी मुझे ये सब करते हुए कि क्लास बंक करके फिल्में देख रहे हैं, बहुत तेज़ी से बाइकें दौड़ा रहे हैं। तो वो हमेशा कहती थी, और मैं पढ़ने में अच्छा था, मैं निकाल ले जाता था। तो बोलती थी कि तुम अपनी इतनी एनर्जी है, इतना पैशन है तुम्हारे अंदर, तो उसको इधर उधर ज़ाया क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम थिएटर में आ जाओ। तो वो लिटरेचर की टीचर थी और हमारे कोर्स में, पाठ्यक्रम में शेक्सपियर के नाटक हुआ करते थे। तो वो उन नाटकों का नाटकीय रीडिंग, ड्रामेटिक रीडिंग और थोड़ा बहुत मंचन होता था। तो उसमें मुझे जब भाग लेने का हिस्सा मिला तो मेरा समय वहाँ जाने लगा और मुझे लगा कि मेरा मन नहीं करता वो गुटबाजी करने का, क्योंकि एनर्जी वो लाइनें लर्न करने में, बोलने में व्यतीत होने लगी। तो उसके बाद वहाँ से एक चस्का लगा और लोगों में नोटिस भी हुआ कि अरे ये तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता, ये भी करता है। बहरहाल वहाँ से जब मैं निकला और इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ गया, क्योंकि कोटा में एक वेव है इंजीनियरिंग की, और वो आपका एक कोई डेफिनेट गोल नहीं होता तो आप बह जाते हैं उस वेव में। तो मैं भी पहुँच गया मणिपाल कर्नाटका में, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैंने वहाँ पे इस एक्टिंग के क्या बोलते हैं, भूत कीड़े जो भी वो जो मेरे अंदर बस चुका था, अब मैंने उसको जारी रखा। और ऐसा होता है कॉलेज वॉलेज में कि एकदम से आप घर से दूर रहते हो और कोई बाउंडेशन नहीं रहती, और आप जवान हो रहे होते हो, तो आपको लड़कियों को इम्प्रेस करने का मन करता है, तो उसलिए एक्टिंग कंटिन्यू की मैंने। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो कंटिन्यू करते करते भी आपको खुद के बारे में बहुत चीज़ें डिस्कवर होने लगती है। तो बाद में पता चलता है कि जिस मोटिव के लिए शुरू किया था उससे बड़ा मोटिव आपके अंदर है। तो जब उसको मैंने छूना शुरू किया तो मुझे फिर उसकी गहराई महसूस हुई, और अभी तक मैं वो कर रहा हूँ। आप देखते हैं काफ़ी। तो वो मोड़ कौन सा जब आपने सोचा कि मुझे हर हाल में अब एक्टिंग को ही करियर बनाना है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी? हाँ, तो ये जब मैंने मेरे इंजीनियरिंग में के सेकेंड ईयर में मुझे एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और लोग खड़े होकर खूब ताली बजाए। एक नाटक था, यहीं रहते हैं मुंबई में, वो प्ले राइट, उनका नाम है महेश दत्तानी। तो मैं आपको दिखाता, मेरे वॉलेट के अंदर अभी भी उस प्ले का टिकट रहता है।
आप मुझे एक लम्हा दें तो मैं तो उस टिकट का जो स्टब है मैं लेके अभी भी चलता हूँ कि ये ऐसा पहला नाटक था जिसमें मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला था, तो उसका अभी भी लेके चलता हूँ उसको मैं। तो पहली बार मुझे ब्रीफ कैंडल नाटक का नाम था। मुझे ऐसा लगा कि मैं भी मैटर करता हूँ इस कॉलेज में, और वो एक चस्का महसूस हुआ। और मैंने फिर माँ बाप को जब अपनी इच्छा जाहिर की तो वो डेफिनेटली उनको लग रहा था ये क्या हम हमारे परिवार में ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कैसे सस्टेन करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद बाहर निकला और मैं उत्तीर्ण रहा और मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ और मेरी अमेज़ॉन इंडिया में नौकरी लग गई, जिसका पैकेज भी बहुत अच्छा था, हैंडसम पैकेज जिसे कहते हैं। तो उसको करते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 29 डेज काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा काम करने में। बस 30th को जब सैलरी आती है तो 1-2 दिन की एक एक्साइटमेंट रहती है। फिर ऐसा कुछ घटा था सर लाइफ में, परिवार में, जिसके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, पर्सनल कुछ। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, एक तो मज़ा भी नहीं आ रहा काम करने में, और दूसरी चीज़ मैं थिएटर इंजीनियरिंग की नौकरी जो थी अमेज़ॉन की, उससे भी मैं समय चुरा के जाके थिएटर करता था। जब मेरा ग्रुप अगर कहीं परफॉर्म कर रहा होता तो मैं ओवर टाइम करता था, थोड़ा सा समय बचता था, मैं फ्लाइट लेके जाता था, थिएटर करता तो वापस आता था। तो मैं बहुत ही ऐसे दिन रात एक करके एड़ी चोटी का जोर लगा के थिएटर कर रहा था। और फिर जब वो घटना घटी मुझे लगा कि नहीं, मज़ा भी नहीं आ रहा, थिएटर जारी भी है, क्यों ना एक ट्राई किया जाए। तो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का, और भी ड्रामा स्कूल्स का भरा था, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी भरा। और मेरे माँ बाप ने भी बोला कि तुम ट्राई करो उसके लिए। उनको ऐसा था कि चलो ठीक है, कर लेगा, नहीं होगा इसका सिलेक्शन, कितने लोगों का होता है, भूत उतर जाएगा सर से। लेकिन लो एंड बिहोल्ड मैं पहुंच गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और उनकी जो आशाएं थी शायद मैंने उनकी धज्जियां उड़ा दी उस वक्त के लिए। लेकिन अब जब थोड़ा बहुत लोग पसंद कर रहे हैं मेरे काम को और मुझ पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब वापस उनकी आशाएं वापस बढ़नी और चौगुनी होनी शुरू हुई है। तो अब तक आपके कुछ काम आ चुके हैं जी। उनको देखने के बाद आपके माता पिता ने क्या कहा है? बहुत खुश हुए सर वो। मैं एक छोटे से वक्फे के लिए एक ना टेलीविजन में कोई लाइव शो कर रहा था अपने थिएटर बैंड के साथ, लखनऊ में हुआ था वो, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान ऑडिटोरियम में, लल्लन टॉप अड्डा जो उस पर परफॉर्म किया था, उसकी छोटी सी झलक देखने के लिए वो रात के 2-2:30 बजे तक जगे थे। तो मुझे लगा कि इन लोगों को मैं कितना बड़ा कर लूँ, छोटा कर लूँ, उससे ज़्यादा बड़ा उनके लिए ये है कि मैं कर रहा हूँ। और लोग, सबसे बड़ी ऑडियंस, मेरी सबसे खुश ऑडियंस और सबसे प्यार देने वाली ऑडियंस मेरे माँ बाप ही हैं। तो मेरा चाहे छोटा काम आए, बड़ा काम आए, मैं ऑडिशन देने जाऊँ, उसमें सक्सीड करूँ, फेल करूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ पीछे खड़े रहते हैं। और मेरा काम आता है तो वो सबको भेज के बताते हैं, देखो मेरे बच्चे ने काम किया, प्लीज़ देखना आप। और मेरी मम्मी को ज़्यादा यूज़ करना नहीं आता टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, लेकिन वो अपनी टूटी फूटी सोशल मीडिया की भाषा में बिना एस्थेटिक समझे मेरी फ़ोटोज़ अपलोड कर देंगी, वीडियोज़ डाल देंगी। तो मुझे बहुत ही वो हार्ट वार्मिंग लगता है, और वो मतलब सर बहुत ही इमोशनल लगता है उनको कि वो वहाँ बैठे बहुत खुश होते हैं मेरा काम देख के, बहुत खुश होते हैं सर। 3 साल की जो आपने एनएसडी की ट्रेनिंग ली, इस ट्रेनिंग में आपने क्या खास बात सीखी जो थिएटर करने के बाद आप नहीं सीख पाए थे? अच्छा सवाल है सर ये तो थिएटर जब आप बाहर कर रहे होते हैं तो आपको गलतियाँ सुधारने का मौका, आपको और गलतियाँ करके मिलता है। एनएसडी में क्या होता है कि आप जब जाते हैं तो एक और चीज़ मैं कहूँगा सर, एक बहुत ही एक वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे उसका हिंदी नहीं पता, उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। आप अपने आप को होने दें चीज़ें। बाहर की दुनिया में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपने आसपास दीवारें खड़ी कर लेते हैं, बिकॉज आपको दुनिया से, आप थिएटर भी करने हैं तो लाइट वाला भी आपको डांट रहा है, नहीं इतनी लाइट नहीं मिलेगी, ये वो, तो आप अपनी वॉल्स को हाई कर लेते हैं। एनएसडी के स्पेस में क्या होता है, आप उन वॉल्स को नीचे कर सकते हैं, आप वल्नरेबल हो सकते हैं, और 3 साल तक वो वल्नरेबल सेफ स्पेस में अपने अंदर के बच्चे को बाहर ला सकते हैं। बाहर की दुनिया में आपको थोड़ा बड़ा होना पड़ता है, थोड़ा अडल्ट होके डील करना पड़ता है, और एनएसडी के स्पेस में आप बच्चे हो सकते हैं, वल्नरेबल हो सकते हैं, चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और ये भी चीज़ मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली जो टेक्निक्स वहाँ पे सिखाते हैं, ना सिर्फ एक्टिंग की, स्टेज क्राफ्ट की, मेकअप की, डिज़ाइन की,
वो आप बाहर भी सीख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बाहर दिनचर्या भी चल रही होती है, पैसा कमाना भी चल रहा होता है, तो चीज़ें स्पेस्ड आउट हो जाती हैं। जो चीज़ आप 7 साल में या 8 साल में बाहर सीखेंगे, वो आप 3 साल में सीख जाते हैं। और कई गलतियाँ आप एक बहुत ही कंसोलिडेटेड टाइम में कर लेते हैं। तो फिर क्या है, आप मान लीजिए आपकी 750 गलतियों के बाद पहली सक्सेस लिखी हो, तो आप वो 7 साल में करें, उससे अच्छा वो 3 साल में आप कम से कम 650 गलतियाँ कर लेते हैं, बाहर निकल के 100 करते हैं और फिर आपको पहली सक्सेस मिल जाती है। टाइप्स, मुझे ऐसा लगता है। तो कंसोलिडेटेड टाइम में जहाँ आपका हर चीज़ का टेक केयर किया जा रहा है, रहना, खाना, स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत ही अच्छे से सिखाया जाता है और आप वल्नरेबल हो सकते हैं। ये चीज़ें बाहर के थिएटर में नहीं होती थी। बाहर के थिएटर में आप यहाँ शो कर लिया, फिर वापस दिनचर्या में चले गए या काम-काज में चले गए, फिर एक शो कर लिया, फिर काम-काज करी, थोड़ी तैयारी किया। तो थोड़ा-सा टूट-फूट के रॉकी सा जर्नी था। एनएसडी थोड़ा-सा स्मूथली और अच्छे तरीके से वहाँ पे करिकुलम में सिखा पाते हैं, ऐसा लगता है। एनएसडी में इंडियन डायरेक्टर्स से लेकर के विदेशी डायरेक्टर्स भी आते हैं जो कि आपको ट्रेन करते हैं। किन लोगों से आपने कुछ खास बात सीखी या किन्होंने आपको जो इंस्पायर किया? राइट, तो आप विदेशी डायरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं? एक पिलार वेलेंसियानो नाम की एक लेडी आई थी स्पेन से शेक्सपियर करवाने। तो बहुत ही अच्छा आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि देखिए, स्पेन यूरोप का हिस्सा है और यूरोप लंदन के ज़्यादा पास है। तो आप और यहाँ बैठे-बैठे आपको शेक्सपियर की दुनिया के बारे में कितना समझ है। आपको वो जानने को मिलता है कि मैं शेक्सपियर को कैसे समझता हूँ, मेरे टीचर्स कैसे समझते हैं। और एक लेडी जो वहाँ पे रहती है और लेडी है, एक फीमेल डायरेक्टर वहाँ से आती है और वो क्या पर्सपेक्टिव लेके आती है, तो एक वर्ल्ड व्यू मिलता है आपको सेम टेक्स्ट को देखने का। ज्योग्राफिकल व्यू मिलता है कि वो सेट को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही है, कैसे इमेजिन कर रही है। हमने अगर बोला कि पोखर या पॉन्ड, उसके लिए पॉन्ड कितना बड़ा है, मेरे लिए कितना बड़ा है। आपको थोड़े ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस मालूम पड़ते हैं, इमोशनल डिफरेंसेस कि हम थोड़े से एक्सप्रेसिव ज़्यादा है, महसूस ज़्यादा करते हैं। वहाँ की सोसाइटी थोड़ी सी क्लोजेटेड है, थोड़ा सा वो कंजर्व करते हैं, तो वो उनका सेंस ऑफ एक्सप्रेशन कितना है, तो वो जानने को मिलता है। डेफिनेटली बाहर के डायरेक्टर्स आते हैं, लेकिन भारतीय डायरेक्टर्स आपको और ज़्यादा सिखा पाते हैं, क्योंकि आपको आफ्टर ऑल काम तो भारतीय परिवेश में ज़्यादातर करना है। तो वो समझते हैं आपका एक्सप्रेशन, आपके हाथ कैसे चलाते हैं, आप चेहरे की भाव-भंगिमाएँ कैसे चलाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से विदेशी डायरेक्टर्स देख के आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन उसमें इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। समझते अच्छा है, लेकिन भारतीय डायरेक्टर्स क्या है कि आपको बेहतर होन कर पाते हैं। और ज़रूरी इसलिए विदेशी डायरेक्टर्स की आपको एक वर्ल्ड व्यू भी मिलता है, जो कि शायद बाहर थिएटर कर रहे हो तो मिलना मुश्किल है। अनलेस एंड अनटिल कोई आप पैसे देके किसी वर्कशॉप में चले गए, या कोई डायरेक्टर इतना उदार रहा कि काम कर रहा हो बाहर से आके और आपको भी बोले कि आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। मुझे लगा एनएसडी में एक चीज़ और होती है कि एनएसडी में जो ट्रेनिंग है वो थिएटर की दी जाती है कि आपको वहाँ से निकलने में आपको जाकर बाहर थिएटर करना है और आपको फिल्मों में काम करना था। जो थिएटर की ट्रेनिंग होती है वो फिल्मों में कितनी काम लेती है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ कि जब मैं ऑडिशन देने गया पहली बार, तो मेरे डायरेक्टर जो एनएसडी के डायरेक्टर थे उस वक्त, उन्होंने पूछा कि तुम तो ठीक ठाक दिखते हो, अच्छे दिखते हो, और तुम तो फिल्म ही करोगे ना इसके बाद निकल के। मैंने बोला था मैं जो भी करूँगा आपका नाम करूँगा। तो ये मेरा जवाब था, और क्यों ना करें, क्योंकि हम एनएसडी के बारे में सुन रहे थे। डेफिनेटली कन्हैया लाल सर के बारे में पढ़ते थे, ये वो जो कि थिएटर करते हैं मणिपुर में, या फिर कन्हैया लाल कैथवास के बारे में। लेकिन हम नसीर सर, ओम सर, रोहिणी हट्टंगडी मैम, सुरेखा सीकरी मैम, इनके बारे में सुन के आए थे, नवाज सर, पंकज सर, इनके बारे में सुन के आए थे। तो डेफिनेटली उन्होंने सिनेमा में एक अपना लोहा मनवाया और फिर उससे एनएसडी का नाम हुआ। इससे लिए हम एनएसडी में आए। तो फिर ये मॉरल डायलेमा नहीं है मेरे अंदर कि मैं निकल के बाहर सिनेमा में काम करूं, क्योंकि बहुत लोगों ने किया, उससे एनएसडी को ही प्रतिष्ठा मिली है और एक अभिमान मिला है एनएसडी को। कितना हेल्प करती है वो ट्रेनिंग, आपके सवाल के जवाब पे आऊँ तो मैं अगर आप कैरेक्टराइजेशन पे जाएं कि आप उस कैरेक्टर की इंटरनल दुनिया कैसे बनाएंगे, वो तो सेम ही है, चाहे आप सिनेमा में बनाएं चाहे आप वो थिएटर में बनाएं, लेकिन उसका अभिव्यक्ति कैसे करेंगे वो सिनेमा में बदल जाती है और थिएटर में अलग होता है। और मैं तो कहूँगा एक तीसरा स्पेस भी होता है, जिसे कहते हैं कि ऑडिशन स्पेस, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस है। वो सिनेमा भी नहीं है, वो थिएटर भी नहीं है। तो डेफिनेटली वो नहीं था वहाँ पे। हालांकि 1 महीने की एक फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स होता है, जो कि एनएसडी के स्टूडेंट्स के लिए FTI में कंडक्ट किया जाता है। तो हम जाते हैं पुणे और हम सीखते हैं।
तो हमारी पहला कदम तो वहाँ रख दिया जाता है सिनेमा की तरफ, कि चलो इस मीडियम को भी समझ गए, अभिव्यक्ति कैसे की जाती है इस मीडियम में। लेकिन गलतियाँ तो आप फिर इस माया नगरी में आते हैं और यहाँ कंडक्ट गलतियाँ करके फिर सीखते हैं कि इस मीडियम की अपनी क्या ग्रामर है, इस मीडियम की अपनी क्या रीच है, और कैसे इस स्पेस में कैसे अपने आप को ट्रीट करना है। हैविंग सेड दैट, एक और जो मैंने स्पेस की बात की, ऑडिशन स्पेस, वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस है। क्या होता है सिनेमा में और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, एडिटिंग, साउंड, लाइटिंग। ऑडिशन स्पेस में कुछ नहीं होता, बड़ा ब्लैंड सा स्पेस होता है वो। उसमें सिर्फ आप परफॉर्म कर रहे होते हो और एक इंसान रिकॉर्ड कर रहा होता है और एक बंदा लाइन दे रहा होता है। तो वो भी स्पेस को मुझे सीखना, जानने में थोड़ा टाइम लगा, इसलिए थोड़े आपके ऑडिशंस ठंडे बस्ते में जाते हैं और फिर आप इवॉल्व होते हो। अगर आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो और समझ रहे हो अपनी गलतियों से, तो इवॉल्व होते हो और ऑडिशन स्पेस को क्रैक करते हो, फिर वहाँ से आपको सिनेमा का काम मिलता है। आप तब तक कई गलतियाँ कर चुके होते हो, बहुत सारा सिनेमा देख चुके होते हो, अपने कमरे में परफॉर्म करके देख चुके होते हो चीज़ों को, तो थोड़े से ज़्यादा तैयार रहते हो। लेकिन गलतियाँ करते करते ही सीखते हैं और मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ईजी होती है नए लोगों के साथ, कि ठीक है अभी तो आया है, सीख जाएगा। तो ठीक है, और थोड़ा बहुत आप सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत ऑडियंस माफ़ कर देती है और चलता है ऐसे। एनएसडी की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मुंबई आना कब हुआ और मुंबई आने के बाद किस तरह के संघर्ष रहे? मुंबई आना 6 दिन के अंदर हुआ सर। 5th of August मैं पास आउट हुआ और 12th को मैं मुंबई में था, अंधेरी स्टेशन में, विद माई लगेज एंड माई इंस्ट्रूमेंट्स। संघर्ष रहा सर। मैं संघर्ष के बारे में बात नहीं करता ज़्यादा, लेकिन मैं थोड़ा सा झलका देता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, थोड़ा सा करियर में आगे निकल जाओ फिर बात करूँ संघर्ष के बारे में, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी जस्ट बीता है संघर्ष, जस्ट पीछे है। तो अभी बात करेंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे आंखें भर सी आती हैं, बाद में बात करूंगा तो थोड़ा सा हंस के बात करूंगा। थोड़ा सा आपको एक झलकी देता हूँ। मैं आया, मैं अच्छी खासी नौकरी करता था और वो मुझे अच्छी जगहों पे रखते थे, पैसे देते थे। लेकिन मैं आया तो यहाँ पे एक वर्सोवा विलेज नाम की जगह है, वहाँ पे मैं रहा, जहाँ मुझे मेरा मन नहीं लगता था। ऐसी जगह थी जहाँ मैं पूरे दिन काम करके मेरा घर जाने का मन नहीं करता था। पैसे को लेकर भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से उसूल बना लिया था कि माँ बाप से पैसे नहीं लूँगा मैं। क्योंकि एक उम्र के बाद एक थोड़ी सी शर्म आ जाती है कि छोटा भाई भी काम कर रहा है। तो थोड़ा सा वो आ रहा था बीच में, तो नहीं लेता था मैं पैसे। तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की अपने आप से कि देखिए, इतना आप लेके आए हैं पैसा और बहुत ही दयनीय स्थिति है और काम है नहीं, और इतनी बारिश होती है 3-4 महीने, तो निकल नहीं पाते हैं। तो फिर ऑफिस से आपको बोलते हैं कि चलिए चलते बनिए, तो क्या करें, कहाँ जाएं? तो मैंने सोचा कि अपनी ज़रूरतों को कम करो। तो मैंने अपनी ज़रूरतें बिल्कुल मिनिमम कर ली। तो अभी भी मेरी मैनेजर हैं और एक आध लोग हैं टीम में, वो बोलते हैं कि तुम खाते नहीं हो। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरी हार्ड वायरिंग हो चुकी है कि उस समय मैंने अपनी ज़रूरतें इतनी कम कर ली थी कि मुझे ठीक है, मैं कम सोता हूँ, कम खाता हूँ और मैं काम करता रह सकता हूँ। तो वो मैंने एक प्रिंसिपल बनाया अपनी लाइफ में, कम सो, कम खाओ और ज़्यादा दो, इस विधा को ज़्यादा दो। तो उस प्रिंसिपल ने काफ़ी हेल्प की। थोड़ा सा हिंदी में बोले आत्महंता की तरफ जाता है वो चीज़, मैसोचिज्म बोलते हैं जिसे, लेकिन ठीक है, चल रहा है। आई नो कि सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन देखते हैं कब कहाँ ऊँट किस कर में बैठता है। दूसरी चीज़ मुझे लगा कि हाँ, आपको लोग जानते नहीं है, एनएसडी सुनते हैं तो 2-4 मिनट ज़्यादा बिठा लेते हैं कि हाँ बैठो, वहाँ बैठो इधर नहीं वहाँ, है ना। तो बिठाते हैं लेकिन दूर बिठाते हैं। लेकिन आप ऑडिशन में अपना थोड़ा सा लोहा मनवाते हैं ना उनसे, तो उनको चस्काते हैं, हाँ ठीक है इसमें एक पोटेंशियल है। तो सर उसमें मुझे ऐसा लगा कि 1, 2, 3, 4 कई अनगिनत ऑडिशन ऐसे जो दिए, उसमें मेरी चमड़ी मोटी हुई, अपनी ज़रूरतें कम की और मैं जाता रहा। अब ज़रूरतें कम की तो फिर काम ही नहीं बचा, सिर्फ जाना ही बचा उनके पास बार-बार। तो वो मेरा गेम चलता रहा। और तीसरी चीज़, मैं थिएटर भी करता रहा यहाँ पे भी आके, बिकॉज एक इकोनॉमिक साइकिल भी चलती है, एक साइकोलॉजिकल साइकिल चलती है, एक एज साइकिल चलती है, एक आपकी वर्क साइकिल चलती है। तो ये सारी साइकिल्स को बैलेंस करना पड़ता है।
एक आपकी एज या टाइम साइकिल। तो मुझे लगता है कि जब आपके पास टाइम सब काम नहीं होता तो टाइम जो है ना बहुत धीरे हो जाता है, आपका टाइम कटता ही नहीं है। तो व्हाट डू यू डू? सो मैंने थिएटर किया, मैंने एक म्यूज़िकल किए यहाँ पे। मैंने म्यूज़िकल थिएटर्स में ज़्यादा काम किया और मैंने सीन वर्क्स किए अपने घर के अंदर, लोगों को बुला के दिखाता था। तो ऐसे करके मैं अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज करता रहा और जितना हो सके पॉजिटिव स्पेस में रहने की कोशिश की, जितना हो सके। और मैं रहा और मैंने एक और चीज़ उसूल बना लिया था कि मैं चलो ठीक है, काम तो नहीं है, लेकिन मैं डाउट भी नहीं रखूँगा। तो काम तो वो देंगे, लेकिन डाउट तो मेरे अंदर की चीज़ है ना। तो ज़रूरत कम, थिएटर या सीन वर्क में काम लगातार और लगातार लोगों के पास जाना, मिलना, ऑडिशन देना और डाउट कम कर रखना कि डाउट मैं अब तो मैं ज़ीरो डाउट से ऑपरेट करता हूँ। आई डोंट हैव एनी डाउट। आई माइट नॉट हैव वर्क, मेरे पास काम ना हो, लेकिन डाउट भी नहीं है। तो ऐसे करके वो संघर्षमय जीवन रहा, जो कि जिसके बारे में मैं और डिटेल में थोड़ा करियर में जब आगे जाऊँगा, जब आप लोग मुझे बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्मों की रिलीज़ के बाद मिलेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा और डिटेल में जाके इस पे बात करूँगा। आपने कहा कि आपने संघर्ष के दिनों में कुछ थिएटर किया, म्यूजिकल थिएटर भी किए, उनके नाम बताएं, कौन डायरेक्टर था और कहाँ शो हुए? पीयूष मिश्रा, गगन दमामा बाजियो, फिरोज अब्बास खान, रौनक एंड जस्सी एक प्ले था। देन नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल, जब वो खुला था, जब वो पूरी दुनिया आई थी देखने, तो मैं उसमें कृष्ण का रोल प्ले करता था। फिर मैंने और सर सीन वर्क्स बहुत किए मैंने। मैं था कि मैं हर शुक्रवार को अपने दोस्तों को बुला के अपने घर पे सीन वर्क परफॉर्म करता था। मैंने ये नाटक किए सर कुछ, और थेस्पो पृथ्वी में जो फेस्टिवल होता है थेस्पो, उसमें परफॉर्म किया। ये कुछ नाटक थे जिसमें मैंने भाग लिया। आपने भी कहा कि अपने संघर्ष के दिनों की ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन मुझे बताएं कि संघर्ष के दौरान जो आपकी गतिविधियाँ थी, जो आप सीख रहे थे, वो अब आपकी एक्टिंग में किस तरह से मदद कर रहा है? जो मैं सीख रहा था सर, वो तो अगर एक्टिंग सीखने के तर्ज पे मैं बात करूं तो वो उसकी लड़ी तो एनएसडी से ही चली गई है। तो वो जो मैं ऑडिशन में जाके फेल हो रहा था, आके अपनी डायरी में लिख रहा था कि आज मैंने ऐसा महसूस किया, आज उसने ऐसा बोला मुझे, तो मुझे ऑडिशन से पहले ऐसा महसूस हुआ, जो कि मेरे ऑडिशन के लिए वर्क किया या नहीं वर्क किया। अगर नहीं वर्क किया तो कैसे मैं उसको टैकल करूं। तो मैं अपने जो क्या बोलते हैं, रुखसार के लिए आपके मिरर होता है और आपके इंटरनल थॉट्स के लिए आपकी डायरी होती है। तो मैं उसमें जाके लिखता था, रिफ्लेक्ट करता था, बिकॉज और कोई बात करने के लिए नहीं होता था। और मेरी आदत नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है कि चाय के दुकान पे जाए और लोगों से मिले, वो जो अच्छी बात है, उन लोगों के लिए वर्क करता है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लोन वॉरियर हूँ, मेरे कम दोस्त हैं और मैं थोड़ा सा ऊपर जाना है ना, तो थोड़ा वहाँ की जर्नी अकेली है थोड़ी। तो मैं अकेला आके डायरी में लिखता था और सोचता था उसके बारे में और प्रैक्टिस करता था। वैसे एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहूँगा कि जब आप एक कमर्शियल सेटअप पे काम करते हैं और आगे और बड़े लेवल पे करने लगेंगे, तो आजकल जिसकी बहुत बात चली है कि ऑन्टोराज रहता है लोगों का और डिमांड्स रहती हैं, ये रहता है वो रहता है। तो तब जो मैंने अपने आप की हार्ड वायरिंग की कि आप अपनी ज़रूरतों को कम कर लें, वो मेरे ख्याल से कंड्यूसिव हो जाता है बड़े बजट पे काम करने के लिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बड़े बजट की फिल्मों में फिल्में फेल नहीं करती, बजट्स फेल करते हैं। बिकॉज एक फिल्म है फॉर एग्जांपल स्विच बोर्ड, तो स्विच बोर्ड अच्छी फिल्म है, लेकिन क्या 400 करोड़ में बनी हुई स्विच बोर्ड अच्छी फिल्म है? नहीं, क्योंकि फिर वो कमा के नहीं दे पाती उतना। तो उसमें बहुत बड़ा रीजन होता है कि वो एक्टर्स के थोड़े से जो अपने वेज होते हैं काम करने के। तो वो जब मैंने वहाँ पे अपनी ज़रूरतों को कम कर दिया, ऐसा नहीं कि मैं बिच गया और ये हो गया, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल लेवल पे ले आया। तो वो जब मैं खुद भी प्रोड्यूस करूँगा या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एसोसिएट करूँगा, तो मैं उनके बजट्स को ईज़ कर पाऊँगा कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत मुझे है नहीं, मुझे क्यों झाग इकट्ठा करना अपने आसपास। तो वो डेफिनेटली मेरे इमेज के लिए तो वर्क करेगा ही, लेकिन सबसे पहली बात वो सिनेमा के लिए वर्क करेगा।
तो मैंने जो चीज़ उस संघर्ष के दौरान सीखी वो मुझे अब, क्योंकि मुझे ऐसा ना मेरे पास रिसोर्सेज थे इतना फैल के रहने के, तो मैंने अपनी ज़रूरतों को कम किया, लेकिन वो यहाँ पे इस तरीके से बेहतर काम करेगा। फिल्म का बजट वर्क करेगा तो फिल्म वर्क करेगी, तो फाइनेंस वर्क करेगा तो फिल्म इंडस्ट्री में पैसा आएगा और फिल्में बनेगी। तो वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है एक चीज़ का, लेकिन वो छोटी सी चीज़ों से स्टार्ट होता है। लिंच पिन बोलते हैं, लिंच पिन इफेक्ट, तो छोटे से लिंच पिन से स्टार्ट होता है और ऐसे और भी लोग करने लग जाए, मेरे ख्याल से बजट्स बेहतर वर्क करने लग जाएंगे फिल्म के। बिकॉज मैं बहुत देखता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ फिल्म के बजट्स के बारे में और कैसे फिल्म बनती है, मेरी रुझान है उस दिशा में। तो मुझे ऐसा लगता है सर, मेरा जवाब बड़ा नाइव और मासूम हो सकता है, लेकिन अभी है सर ये। तो ये माना जाए कि फिर ज़्यादातर जो फिल्में सफल नहीं हो पा रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बजट का अधिक होना है। का भी है सर, कोई एक रीज़न तो नहीं होता, वो पाई चार्ट है, उसमें एक ये भी रीज़न डेफिनेटली है कि बजट शुड वर्क। और आप, ये मेरा कहना नहीं है, मैं सुनता हूँ लोगों को, पढ़ता हूँ, तो डेफिनेटली फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स फेल। और स्टोरी टेलिंग तो है ही, लेकिन उस चीज़ में मेरी अभी इतनी एक्सपर्टीज़ है नहीं कि मैं उसके बारे में बात कर सकूँ कि स्टोरी फेल हो रही है तो फिर किस तरह की स्टोरी सक्सीड होनी चाहिए। मुझे और पढ़ाई और रिसर्च की या फिर समझने की ज़रूरत है। अभी तो 3 साल और 10 महीने हुए हैं, जब और समझ जाऊंगा तो फिर मैं बेहतर तरीके से इस चीज़, मगर लेकिन डेफिनेटली वो भी एक फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए, आप जब ऑडिशन दे रहे थे, हाँ। ऑडिशन में खासियत ये होती है कि रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं, और जब रिजेक्शन होते हैं उस वक्त अपने आप को आप कैसे ऊपर लेके आते हैं? मैंने एक लाइन ऐसी इन्वेंट की थी, रिजेक्शन इज़ नॉट बैड, रिजेक्शन इज़ नेसेसरी। तो वो ज़रूरी होता है रिजेक्शन, और मैं उससे ऊपर कैसे आता था। दोस्त हैं कुछ 3-4, उनके पास जाना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको प्रोपेगेट भी करना चाहूँगा, जितने भी लोग इस बात पे मानना चाहें, बिकॉज आप आफ्टर ऑल एक सोशल एनिमल हो, तो लोगों से जाके जब आप अपने क्लोज सर्कल में बात करते हो तो वो आपकी बहुत चीज़ें को ईज आउट कर देते हैं। इसलिए लोग कई बार बॉटल अप कॉक्ड अप हो जाते हैं, तो फिर वो गलत स्टेप उठाने पे मजबूर हो जाते हैं गलत परिस्थितियों में, जब उनका समय सही नहीं चल रहा होता। तो मैं अपने दोस्तों के पास जाता था। मेरा माँ बाप से बहुत अच्छा रिलेशन है सर। ऐसा नहीं कि उनके विद्रोह करके मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, एक छोटा मोटा विद्रोह रहा होगा पहले कभी, लेकिन अब वो मेरे साथ हैं, तो मैं उनसे बात कर लेता था कि आज ऐसा हुआ। क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से अपना दुख नहीं शेयर करता था कि लोगों को जाके शेयर करूँ, अरे ये तो ऐसा है, उसको तो पता नहीं ऑडिशन कैसे लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता जो चीज़ मेरे पे हो रही है, मेरे साथ हो रही है, उस पर मेरा बस नहीं है, लेकिन मैं उसको प्रोसेस कैसे कर रहा हूँ, रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, उस पर मेरा बस है। तो मैं अपने माँ बाप से बात करता था, अपने कुछ दोस्तों से बात करता था और डायरी लिखता था। और मुझे ऐसा लगता था, अगर आप देखें, अगर आप डेफिनेटली यंग एनर्जी है तो लगा अरे साला कौन है, होता कौन है, लगता है ऐसा। लेकिन अगर आप उसको उस पर्सपेक्टिव में लेंगे, हाँ डेफिनेटली ये मेरे में ही कमी रही होगी शायद, ये वाली, ये नहीं कि मैं खराब हूँ, मेरे में कुछ कमी रही होगी मेरे परफॉर्मेंस में, चलो उसको ठीक कर लेते हैं। तो ठीक करते ही मेरे पास एक +1 फैक्टर आ जाता है, जुड़ जाता है। तो मैं उसको वैसे लेता था कि मैं अपने आप को बेटर करूँगा, अपने माँ बाप से बात करूँगा, दोस्तों से बात करूँगा। एंड वन मोर थिंग, अगर लोग कर पाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा प्रैक्टिस है कि आप जब एक परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं ऑडिशन में, तो वो आपके परफॉर्मेंस को मना कर रहे हैं या नकार रहे हैं, आपको नहीं नकार रहे हैं। वो डेवलप करते करते थोड़ा टाइम लगता है, वो जो डिस्टेंस है ना कि दिस इज नॉट वर्किंग, दिस इज ओके, तो वो लोग पर्सनली लेते हैं। तो पर्सनली ना लेना भी तजुर्बे से आता है, ऑडिशन देने के तजुर्बे से आता है, और शायद थोड़ा बहुत ज़िंदगी के तजुर्बे से आता है। तो मुझे शायद जल्दी आ गया वो, और बाकी जो मैंने आपको बताया इसमें ठीक है। चलिए, आपकी शुरुआत 2022 में मई से हुई थी, कैसे मिली थी ये? 99th डे था सर मेरे बॉम्बे में, सेंचुरी नहीं हुई थी, बेरोजगारी थी। तो फ़ोन आया कि आपको ये रोल दिया जा रहा है, डाउन सिंड्रोम पेशेंट जिनकी बायोलॉजिकल एज ज़्यादा है लेकिन मानसिक एज कम है, ऐसे किसी किरदार का रोल था। नमन नाम था, और प्रशांत नारायणन के साथ मेरे सीन थे। प्रशांत नारायणन सर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अब तो बहुत अच्छे बातचीत होती है उनसे। तो मुझे किसी ने ऐसा बोल दिया था NSD के सर्कल्स में कि 2-3 दिन का काम मत करना, तो मैंने भी बोल दिया मैं नहीं करूँगा। लेकिन बाद में मुझे समझाया गया कि ये ऐसा रूल नहीं है और कर लेना चाहिए, ये ऐसे आया गया टाइप का नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुझे ऐसा कन्विंस कराया गया, तो मैंने किया। लेकिन ऑडिशन दिया, रोल मिला, कन्विंस किया उन लोगों ने कि प्लीज़ करो ये वाला। और डायरेक्टर जो थे अतुल मोंगिया,
उन्होंने बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही अच्छे इंसान है मेरे, तो अब तो बहुत अच्छे टर्म्स हैं उनके साथ। पहले तो एक डायरेक्टर के थोड़ी सी वो डर सा भी होता है, सॉफ्ट सा, लेकिन अब तो बहुत अच्छी दोस्ती है। तो मैं गया, लखनऊ में शूट था और उन्होंने शूट से एक दिन पहले मुझे अपने रूम में बुला के या नीचे होटल की लॉबी में बुला के पूरा समझाया, करवाया। उनको पता था कि पहली बार मैं कैमरा फेस करने वाला, तो रोल की क्या डिमांड्स हैं, क्या उसकी कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे शूट करेंगे, उन्होंने मुझे पूरा समझाया। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और रोल मिला तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो आप आए हो और अपने मटके बेच रहे हो और एक खरीदना मिल गया मटके खरीदने का। तो माई का तो ये सिलसिला था। जब आपकी मई रिलीज हुई, क्या रिस्पांस मिला, उससे आपके अंदर किस तरह की भावनाएं आई? मुझे मेरा रोल काफ़ी पसंद आया सर। मैं अमूमन अपने काम को बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा काम हुआ उसमें। लोग देखें, उसमें एपिसोड 5 में है वो मेरा पार्ट, मेरा रोल। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा नहीं मिला, तो मुझे डिसहार्टन फील हुआ कि यार मुझे लगा था कि अच्छा काम किया है और अच्छा ट्रूथ है उस परफॉर्मेंस में, और ट्रूथ के साथ साथ एक प्रोजेक्शन है। लेकिन नहीं मिला उसको वैसा रिस्पॉन्स, और उसको देखने के बाद बहुत डेफिनेटली कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे, कुछ लोगों ने इधर उधर बोला, लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा नहीं मिला, जो भी ठीक है। उसके हिस्से में वही लिखा था। इसके बाद आपने टास्क डिवाइडेड बाय ब्लड की, तो ये कैसे मिला था? इसमें मिलने में माई का कितना योगदान था? माई का योगदान नहीं था सर, डेफिनेटली कास्टिंग ऑफिस सेम था, एंटी कास्टिंग। तो वो लोग मेरे काम को शायद जान गए थे, तो फ़ोन आया उनकी तरफ से। मैंने एक और रोल की ऑडिशन दिया था जो बड़ा रोल था उससे, जिसका मैं लवर प्ले करता हूँ, दानियाल का रोल था। लॉकडाउन में दिया था मैंने ऑडिशन, लेकिन मेरा नहीं हुआ था उसमें। तो एक और जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कास्टिंग प्रोसेस एक बच गया कोई रोल जिसका उनको अप्रोप्रिएट कास्ट नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि तुम आके ऑडिशन दे के देखो। तो मैंने जाके ऑडिशन दिया, तो बड़ा अनलाइकली सा कॉल था, अनलाइकली सा ऑडिशन था। ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ऐसे ही हुआ था कि ऐसे नहीं कि फ़ोन किया और 1 घंटे बाद आ जाओ। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया, उसमें मेरा हो गया। तो कई बार मुझे ये सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी के बारे में सिखाती हैं कि कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं और हो जाती हैं। बिकॉज़ जिनसे मैं आशा लगा के बैठा था, जिसमें मैंने इतनी मेहनत झोंकी थी, वो नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे ही आया साइड से और ठप से क्लिक कर गया। तो फिर मैंने लार्जर डेस्टिनी, लार्जर डिज़ाइन ऑफ थिंग्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू किया, और वो रोल वैसे मिला था मुझे। और मैं शूट भी बहुत अच्छा हुआ था। बॉम्बे और गुजरात के बॉर्डर पे एक स्टूडियो सेटअप है कॉन्टिलो पिक्चर्स का, वहाँ पे जाकर शूट करते थे। चलिए, इसके बाद आप मिर्जापुर सीजन 3 में नजर आए। राइट सर। शायर का किरदार था, किरदार बहुत सीरियसली, जो 10 एपिसोड उसके मुकाबले देखा जाए तो किरदार की लंबाई काफ़ी कम थी, फिर भी आपने क्यों किया? इसलिए कि मिर्ज़ापुर काफ़ी पॉपुलर था पहले से? ये भी रीज़न रहा होगा सर, लेकिन उस वक्त काम नहीं था, तो फिर जो मिल रहा था वो करना ही था। मतलब खर्चा कैसे चलता। एंड दैट वाज 2023 मैंने शूट किया है, आई थिंक। हाँ, तो 2023 की बात थी, तो मेरे पास ज़्यादा काम नहीं था सर। तो आई वोंट से बेगर्स कांट बी चूजर्स, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन उस समय जो मिल रहा था वो मैं कर रहा था। अभी मैं थोड़ा सा सेलेक्टिव हो गया हूँ, बिकॉज अब आप अपनी जर्नी को बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा इंट्यूशन से, थोड़ा सा इंटेलिजेंस से। लेकिन उस वक्त तो सिर्फ जो मिल रहा है मैंने चूज़ किया। ऑल्सो ये फैक्टर भी था कि आपने जो बोला, मिर्ज़ापुर एक इतना ट्रस्टेड सीरीज़ है, इतना ट्रस्टेड वर्ल्ड है एक्सेल एंटरटेनमेंट का, और प्राइम वीडियो का वन ऑफ द फर्स्ट शोज़ है, वन ऑफ द फर्स्ट शो है। उन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया है, इन्होंने इतना पैसा लगाया है, इतने मोहब्बत से बनाया, तो उसमें जाने में मज़ा ही आएगा। तो वो था, एक्साइटमेंट था। मिर्ज़ापुर में जो आपका शायर का किरदार है, इसको निभाने से पहले आपने अपनी तरफ से किस तरह का होमवर्क किया था, किस तरह की तैयारियाँ की थी? तो बड़ा तीखा सा शायर है, तीखा मीठा, खट्टा मीठा, भेलपूरी जैसा शायर है, सब है उसमें फ्लेवर्स। तो जब मैंने बैठा, स्क्रिप्ट ज़्यादा लंबी थी नहीं, और मैं स्क्रिप्ट के साथ इसी टेबल पर जब मैं बैठा, और मैं कोई शायर तो हूँ नहीं, मैं पढ़ता हूँ, पोइट्रीज कुछ रखी है यहाँ पे भी। तो मैंने अपने आप को थोड़ा पोइट्री की दुनिया में डुबाया और देखा। पहले तो जब मिला मैं बहुत खुश हूँ सर। फ़ोन जब आया तो मैंने उस दिन लक्ष्य फिल्म देखी थी, मुझे याद है अभी तक,
और लक्ष्य फिल्म देख के मैं वो लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, और बिकॉज वो भी एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म है। बहरहाल तो मैं रोल को लेके बैठा और मैंने रिदम समझी लाइनों की, तो मुझे समझ आया कि अब्यूजेस जो होती हैं, जो मैं इस पे तो नहीं बोल सकता, लेकिन उनमें भी एक रिदम होती है, उनकी भी एक ब्यूटी है, उनके भी एक स्वर व्यंजन है, तो उनको मैं थोड़ा समझा। तो मुझे लगा इसमें भी एक ब्यूटी है। डेफिनेटली उनकी मीनिंग डेरोगेटरी है, लेकिन अगर वर्ड को आप देखें तो उसमें भी जिस तरह से अरेंज किया, तो मैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रिदम ऑफ वर्ड्स को थोड़ा समझा, मैंने बैठा जाना, और मैंने उसके साथ, क्योंकि थोड़ा आपने जैसे कहा कि 10 घंटे की सीरीज है, 10 एपिसोड की सीरीज में मेरा रोल कम था, तो मेरे पास टाइम बहुत था उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, कि मेरे पास 80 पेज नहीं पढ़ने, मुझे 12-15 पेज पढ़ने, और मेरे पास समय है, तो मैंने पढ़ा, उसके आसपास भी पढ़ा, वो दुनिया को समझा। अगर ये किरदार ऐसा बोल रहा है तो इसने ऐसा लिखा होगा कभी, तो लिखा होगा तो क्यों लिखा होगा, और फिर ये वोकैबुलरी इसको कैसे आई होगी। तो डेफिनेटली इमेजिनेटिव है, मैं वैसे भी बहुत इमेजिनेटिव आदमी हूँ, और बहुत क्यूरियस इंसान हूँ, तो उस और बहुत ही मैं महसूस ज़्यादा करता हूँ, सोचने से ज़्यादा महसूस करता हूँ। तो मैं महसूस करता था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों लिख रहा है, क्यूरियस था कि उस वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और मैं पढ़ रहा था पोइट्री बहुत ज़्यादा उस वक्त, और रिदम समझ रहा था। तो ऐसे करके मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बुलेट पॉइंट्स वे में नहीं बोल सकता कि ये किया, लेकिन अपने आसपास एक खुमारी बना ली उस शायरी की। फिर जब मैं लाइनों पे उतरा तो थोड़ा एक सहजता आ गई उनमें, और फिर बाकी तो सर ये तो मैं हमेशा ये इक्वेशन कहता हूँ कि 5% आपकी मेहनत, 5% बाकी सब फैक्टर्स, सिनेमा के एडिटिंग तो खैर बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन 40% लक, 30% राइटिंग, देन बाकी आपका मेहनत वो 5%। तो मैंने अपना 5% किया, और बाकी, और फिर लोगों की मोहब्बत, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मैंने अपने 5% किया, बाकी फिर सेट पे गया तो फिर होता रहा, और चलता रहा। जिस अंदाज में आपने गाली गलौज वाली शायरियाँ पढ़ी, उसने आपको पॉपुलर कर दिया या कुछ और वजह नजर आ रही है? तो भी कविता काफी लोकप्रिय हो गया। दैट्स राइट सर। मुझे लगता है कल मेरी किसी से बात हो रही थी, एक असम के एक थिएटर डायरेक्टर है, मेरे सीनियर है, वो बोल रहे थे कि इसमें तुम्हारी महानता नहीं है, और सही बोल रहे थे, इसमें लोगों की महानता है कि वो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। आप देखिए कि अगर आप कोई मेरे से मोहब्बत कर रहा है रोल देख के, तो उसके अंदर जो मोहब्बत जनरेट हो रही है, तो उसने अलाउ किया ना उस मोहब्बत को जनरेट होने के लिए। तो डेफिनेटली गाली से उसमें एक स्वाद आ जाता है, लेकिन जो वो इंसान है जो मुझे मोहब्बत कर रहा है, वो उसकी महानता है, और वो मैं उसका बहुत ही छोटा हिस्सा हूँ, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा हिस्सा है। डेफिनेटली गाली क्या होती है ना, थोड़ा सा फास्ट प्रोपेलिंग है, फास्ट तरीके से स्प्रेड होती है, तो वायरलिटी में उसका रोल ज़रूर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा रोल अभिनय का भी रहा है, और लोगों के अंदर वो जो मोहब्बत का स्पेस उन्होंने क्रिएट करके दिया उसका भी रहा है। सिर्फ गाली का नहीं, गाली एक रफ्तार दे देती है, सोशल मीडिया पे एल्गोरिथमिक रफ्तार दे देती है, लेकिन बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं उसके। लेकिन लोगों को एक शिकायत है कि जिस दिन से शायर रहीम के किरदार को ख़त्म किया गया, वो कहीं ना कहीं राइटिंग में कमजोरी है। वो ऐसा लोगों का कहना है। ख़त्म तो नहीं हुआ है, वो किरदार तो अभी है। मेरे ख्याल से उसको अगर राइटर्स और मेकर्स चाहेंगे तो सीज़न 4 में आएगा, लेकिन अगर लोगों को ऐसा लग रहा है तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि मरा तो नहीं है वो। अब देखते हैं वो कहाँ से वापस आता है, कि ऊपर से निकलता है और मिर्ज़ापुर के खजूर में अटकता है, या नीचे से वापस फीनिक्स की तरफ निकलता है, वो पता नहीं। इसके अलावा क्या कर रहा हूँ? इसके अलावा सर एक फिल्म है सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव, टाइगर बेबी फिल्म्स की है, एक्सेल उसमें भी जुड़ा हुआ है, और वो अभी हम बात कर रहे हैं, आज 12 तारीख है, वो 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाएगी, वहाँ पे प्रीमियर होगी, फिर हम उसको लेके आएंगे, शायद थिएट्रिकल रन भी होगा, लेकिन प्राइम वीडियो पे आएगी वो फिल्म। तो उसमें मेरी भागीदारी, मैंने एक पार्ट उसमें प्ले किया, बहुत ही अमेजिंग दुनिया है, रीमा काकती मैम ने डायरेक्ट किया है, वरुण ग्रोवर सर ने लिखा है, स्वप्निल सोनावने ने शूट किया है। तो ये इस दुनिया का मैं हिस्सा रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार दुनिया होगी। मालेगांव की एक मेकशिफ्ट सी फिल्म इंडस्ट्री है, जिस पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, सुपरमैन ऑफ मालेगांव, उससे इंस्पायर्ड है, प्लस उनकी ज़िंदगियों से भी इंस्पायर्ड है वो फिल्म।
और उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। एक और एक इंडिपेंडेंट फिल्म की है ZUAS सुहास, वो अब फेस्टिवल्स में जाने की मशक्क़तों से गुजर रही है। उससे मैं भी बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरी फिल्में अलग तरह के फेस्टिवल पे हैं, दिवाली, होली, क्रिसमस पे हैं, लेकिन ये भी फेस्टिवल्स में जो जा रही है फिल्म, इसके बारे में जानने को मिल रहा है। जब हमने लट्टू फेंका है वहाँ पे, तो उस एरिना के बारे में भी जानने को मिल रहा है कि क्या क्या उसमें क्यूरेटर्स की अड़चनें आती हैं, क्या क्या फेस्टिवल्स की अड़चनें आती हैं, तो मैं सीख रहा हूँ उससे। तो वो सीखना चल रहा है। ये फिल्म अभी सामने हमारी तरफ देख रही है। इसके अलावा और कुछ स्क्रिप्टों पे बातचीत और कॉल्स चल रही है। क्या आप सुपर हीरो मालेगांव जो है, उसके जो मालेगांव इंडस्ट्री जो लोगों ने खड़ी की थी, उनमें की किसी करेक्टर से, किसी माने कलाकार से या उससे बातचीत हुई है आप लोगों की? बिल्कुल हुई सर। कुछ लोग तो रहे नहीं, वो चले गए ऊपर वाले के पास, लेकिन जितने लोग, जैसे मैं जिस इंसान को प्ले कर रहा हूँ वो इंसान जीवित है, उनसे मेरी बातचीत हुई, और वो हमारी मालेगांव की दुनिया जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके डायलेक्ट कोचिंग भी उन्होंने की है, और शायद थोड़ा और भी कुछ काम किया है फिल्म में। तो कुछ लोगों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो उन लोगों से बात कर पाए, कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि वो रहे नहीं। तो या ऐसा रहा, मिक्स्ड बैग रहा है, सारे लोग जीवित तो नहीं है, कुछ लोगों को जल्दी बुला लिया ऊपर वाले ने। बॉलीवुड और मालेगांव की जो इंडस्ट्री है, दोनों में आपने क्या फिर फर्क महसूस किया सारी बातचीत के बाद? मुझे तो फर्क काफ़ी लगा, क्योंकि मैं मालेगांव की फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ। कोटा में हम भी मालेगांव में वीडियो पार्लर्स दिखाए गए, वीडियो सिनेमा हॉल का लाइट वर्जन, या फिर मैं क्या कहूँ, थोड़ा सा गृह उद्योग टाइप का वर्जन है ना, वीडियो पार्लर्स। तो कोटा में जब हम थे तो हम भी वीडियो पार्लर्स में ही जाते थे, क्योंकि वहाँ ऐसे सिनेमा हॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस थे नहीं, बाद में आ गए, लेकिन वीडियो पार्लर्स ही थे वो। मैं ऐसा कहूँगा नहीं, लेकिन पायरेटेड DVDs लेके उनको देखना, कॉपी करना, तो उस इंडस्ट्री में वैसी चीज़ें चलती हैं, मालेगांव में चलती थी, तो उससे मैं काफ़ी रिलेट करता था, क्योंकि कोटा में हमारा भी वैसा ही सिनेमा से लेकर वैसा ही रिश्ता था। तो वो तो बॉलीवुड से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बॉलीवुड की पैरोडीज बनाते हैं मालेगांव में, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पैरोडीज बनाते हैं मालेगांव में, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी बड़ा मेकशिफ्ट सा है, बड़ा गृह उद्योग जैसा है, जैसे मैंने कहा। मैं उससे इसलिए रिलेट करता था कि मैं कोटा से आया था, मैं उससे फर्स्ट पर्सन में रिलेट कर सकता था, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से वो डबली ट्रिपली रिमूव्ड है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, कंसीव की जाती है, और इससे इंस्पायर्ड जो यहाँ से गंगोत्री निकली, उसको वहाँ पे फिर अलग अलग तरीके से चैनलाइज किया जाता है उन मेकशिफ्ट फिल्म इंडस्ट्री में, बिकॉज रिसोर्सेज नहीं होते थे। अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए, फिल्म आ गए, लेकिन जिस वक्त मालेगांव में वो फिल्में बन रही थी उसमें रिसोर्सलेसनेस थी, तो दे कुड ओनली फंक्शन कि वो ऑलरेडी जो हो चुका है उसको कुछ और दिशा दे दें, दैन टू क्रिएट अ न्यू थिंग। उसमें पैसा लगता है और रिसोर्सेज लगते हैं, तो टेक्नोलॉजिकली भी नहीं पहुंचा था वक्त उस समय तक, और फिनेंशियली भी नहीं पहुंचा था, तो वो लोग जैसा भी कर रहे थे बहुत कमेंडेबल था, बहुत ही कमेंडेबल था। आपकी वेब सीरीज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर देखी जा चुकी हैं, बिल्कुल, यस। और अब आपकी 2 फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा रही हैं। आपको लगता है कि जो आप पहले इंटरनेशनल लेवल पर दर्शकों पर पहुंच चुके हैं, उसका कुछ फायदा इन फिल्मों को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर, डेफिनेटली। वो हम अटेंशन को ही तो हार्नेस करते हैं इस इंडस्ट्री में, कि अटेंशन आप पे एक बार आ जाता है, व्हाट इज आफ्टर ऑल सोशल मीडिया, वो अटेंशन को ही हार्नेस किया जा रहा है। पहले कुछ लोगों को पार्टीज में जाना पड़ता था अटेंशन के लिए, आजकल सबसे बड़ी पार्टी इंस्टाग्राम पे चल रही है, और ऑडियंस की मोहब्बत, तो ऑडियंस ट्रस्ट दिखा देती है आप पे कि हाँ, हम इस पे अपने बाजी रख रहे हैं, देखना चाहेंगे इसको और अवतार में, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा सर, मोस्ट सर्टनली मिलेगा। लेकिन बहुत ज़रूरी है फिल्म का अपना मटेरियल भी कैसा है और कितना पोटेंट है, जिस पे हमें पूर्णतः विश्वास है कि मालेगांव और जो दूसरी फिल्म भी है मेरी ZUAS, दोनों में अपने आप में बहुत पोटेंशियल है, और जो मुझे मोहब्बत मिली है वो डेफिनेटली उसको और नर्चर करेगी। इन दोनों कास्टिंग डायरेक्टर्स हो गए हैं, ऑडिशन का सिस्टम शुरू हो गया है, जिसमें मनमोहन देसाई, ऋषिकेश मुखर्जी, मृणाल सेन या बाकी तमाम डायरेक्टर्स हुआ करते थे। ना ऑडिशन होते थे और ना
कास्टिंग डायरेक्टर थे, डायरेक्टर खुद आर्टिस्ट से मिलता था और समझ आता था कि हमारे करेक्टर के लिए फिट है या नहीं है। दूसरी चीज़, किसी भी करेक्टर को जो लिखता है, जो कंसेप्ट करता है, जो सोचता है, उसके दिमाग में छवि होती है मुझे ये करेक्टर चाहिए। जब वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाता है तो वो जाता है भाई मुझे इस तरह का करेक्टर चाहिए। अब कास्टिंग डायरेक्टर उसको पढ़ने के बाद अपने हिसाब से सोच के सिलेक्शन करता है। आपको लगता है कि क्या वो एक्यूरेट होता है? इंटरेस्टिंग सर। मगर क्या होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर भी लेके जाते हैं उनको डायरेक्टर के पास ही, वो खुद डिसाइड नहीं कर लेते, डायरेक्टर ही कॉल ले रहा है। क्या हुआ है कि एक और इस पूरी प्रोसेस चेन में एक एडिशनल प्रोसेस जुड़ गया है जिसको कास्टिंग कहा जाता है अब। लेकिन वो जाता फिर वो एरो डायरेक्टर की तरफ ही है, कॉल्स वही ले रहे हैं। पहले उनको डायरेक्टली मिलना पड़ता था तो उनका समय थोड़ा ज़ाया होता था, एक्टर से मिल के ज़ाया नहीं होता था। और बहुत चीज़ें बहुत ज़रूरी थी फिल्म की फिनेंसिंग के लिए, लोकेशन रेकी के लिए, उस पर उनका समय कम जाता था या फिल्म खिंच जाती थी इसलिए कि उनका कास्टिंग में इतना प्रोसेस चला गया, ये चला गया। अब क्या चीज़ें पैरेलली चल पाती है कि कास्टिंग भी पैरेलली चल पाता है, डायरेक्टर का अपना जो प्री प्रोडक्शन वो भी पैरेलली चल पाता है और चीज़ें संक्षिप्त समय में हो पाती है। आपने जो कहा कि उसका अपना विजन होता था तो वो भी तो एक्टर से मिलता ही था। अब कास्टिंग डायरेक्टर कुछ एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करके और डायरेक्टर के पास ले जाता है। अब आप ऐसा कहें कि कोई इंसान जो कि छट गया वो शायद उस डायरेक्टर को पसंद आता अगर मिलता तो वो तो सर कोलैटरल डैमेज है, उसको क्या कहते हैं, सामूहिक निषेध, तो वो तो रहेगा ही सर। कोई भी अगर नया टेक्नोलॉजी आएगा तो कुछ लोगों की जॉब जाएगी, लेकिन वो नेसेसरी है फॉर द वर्ल्ड टू प्रोग्रेस टुवर्ड्स समथिंग बेटर। बट अदरवाइज कास्टिंग डायरेक्टर्स बोन ही रहे हैं, मेरे ख्याल से वरदान ही रहे हैं इंडस्ट्री के लिए। कलाकार के लिए कहा जाता है कि कलाकार जितना घूमता है और जितना पढ़ता है उतना ही वो अनुभव हासिल करता है जो कि उसे एक्टिंग में मदद करती है। आप कितना घूमते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं वैसे भी बहुत घूमा हूँ ज़िंदगी में भी। थिएटर करने इधर उधर जाते थे तो घूमते थे ही, और घूमते थे तो सिर्फ होटलों में नहीं रहते थे, उतरते थे, जाते थे, चीज़ें खरीदते थे वहाँ पे दुकानों पे जाके, और टूट जाती थी तो बनवाते थे। तो घूमना भी बहुत ही कॉस्मेटिक नहीं था, बहुत ही ज़मीन से जुड़ा हुआ था, जाना अलग अलग जगह में। मैं बहुत एडवेंचरस वैसे भी हूँ, एडवेंचरस सोल कि मुझे पैरों से चलना ज़्यादा पसंद है गाड़ियों से। तो मैं कहीं जाता हूँ तो घूमने निकल जाता हूँ। तो घूमना तो जारी रहता है सर, बॉम्बे के आसपास भी, मुंबई के आसपास भी ट्रैकिंग करना, इधर उधर जाना, माँ बाप के साथ प्लान बना लेना, दोस्तों के साथ बना लेना जारी रहता है। पढ़ना सर डेफिनेटली, आपने मुझे यहाँ बिठाया भी कि आप इधर बैठें और किताबों के साथ आप अच्छे लगेंगे, तो पढ़ाई जारी रहती है सर। कुछ एक किताबें जो यहाँ पे रखी रहती हैं उनसे मैं सीखता हूँ। जैसे कुछ फिल्म मेकिंग की बुक्स है मेरे पास। मेरा दिन में अमूमन 3-4 घंटे पढ़ने में चला ही जाता है मोर और लेस। अखबार पढ़ लेता हूँ, अब तो डिजिटल आ गया है तो डिजिटल पढ़ लेता हूँ। 2-3 अखबार सुबह उठ के मैं पढ़ता ही हूँ, बिकॉज वो है कंडीशन। अब पिताजी को देखता था तो मैं पढ़ता हूँ अलग अलग किस्म के अखबार, क्योंकि अच्छा लगता है दुनिया में क्या चल रहा है वो जानना। कुछ फिल्म मेकिंग की किताबें पढ़ लेता हूँ, जैसे नोलन के ऊपर एक बुक है, नोलन वेरिएशंस, ये मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन फिल्म मेकिंग एक किताब है, क्योंकि नया मीडियम है, मैं पढ़ के ही जान पाऊँगा। मेरा कोई गॉडफादर मदर चाचा तो यहाँ पे है नहीं। ये हैरी पॉटर मेरी बहुत ही फेवरेट सीरीज़ है, उसकी पेज टू स्क्रीन करके एक बुक है जो कि मेरा एक दोस्त था, शूट कर रहा था लंदन से, वो लेके आया था। कुछ हिंदी साहित्य मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो कुछ हिंदी की किताबें, जैसे मेरे माँ बाप को उनकी शादी में किसी ने परिणीता दी थी शरद चंद्र जी की, तो अभी तक वही प्रतिमा है 1992 की। तो ये कुछ किताबें हैं। भगवत गीता भी पढ़ता हूँ मैं, दिन में एक आध श्लोक समझने की कोशिश करता हूँ। हाल में ये किताब खत्म की मैंने, प्रवीण कुमार जी की छबीला रंगबाज का शहर। कुछ क्रिटिक, मतलब आर्ट क्रिटिक की किताबें हैं, अंडरस्टैंडिंग अ फोटोग्राफ जॉन बर्जर, या हीरो विद 1000 फेसेस की एक हीरो की जर्नी, जैसे इनकी एक और बुक है द हीरोज जर्नी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। तो उन्हीं की दूसरी बुक है जोसेफ कैम्बल की। एक कुछ क्या कहूँ, एंटरप्रेन्योर हैं और स्टार्टअप एक्सीलरेटर बनाया उन्होंने, पॉल ग्राहम, उनकी किताब है हैकर्स एंड पेंटर्स। कुछ फिलॉसफी की बुक है नीत्जे की,
कुछ ये बुकर अवार्ड विनिंग बुक्स हैं, जैसे ये वेल किताब है चियोंग म्योंग क्वान की, या फिर फैंटम्स इन द ब्रेन है। तो ऐसी कुछ किताबें ऐसे जो मैं पढ़ते रहता हूँ। ये व्हेन वी सीज टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड। एक आपने घूमने की बात की तो मोटरसाइकिल डायरीज ची गुवेरा की, साउथ अमेरिका पे उन्होंने मोटरसाइकिल से पूरा टूर किया था। मुझे करना है ये कभी। एल्विस प्रेस्ले मुझे बहुत पसंद है, स्क्रीन आइडल है मेरे। तो उनकी एक बुक है। तो ऐसी कुछ किताबें जो मैं पढ़ता रहता हूँ। कुंवर नारायण जी की कविताओं का ये संकलन, सब इतना असमाप्त, या यश मालवीय जी का वक्त का मैं लिपिक। तो अलग से इट्स कॉल्ड एक्लेक्टिक प्लैटर ऑफ रीडिंग। पढ़ता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि कल को किसी आप जैसे जर्नलिस्ट से मिलूँ तो बेहतर इवॉल्व तरीके से बात कर सकूँ। आपके पास टॉम हैंक्स की भी एक किताब रखी दिखाई दे रही, तो हाँ, क्या आपने इनकी फिल्में देखी हुई हैं? सर मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर है ये, बहुत ही पसंदीदा एक्टर है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो सारी फिल्में देखी हैं। ऐसा इस पे कहा जा रहा है कि किताब फिल्म बन रही है, द मेकिंग ऑफ अनदर मेजर मोशन पिक्चर मास्टरपीस, टॉम हैंक्स बाय टॉम हैंक्स किसने लिखी है? अच्छा, उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में देखी हैं इनकी, और बहुत ही अद्भुत अभिनेता है। जिस तरीके से अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट किए बगैर, बहुत ज़्यादा मेकअप किए बगैर जो इंटरनल लाइफ को पोर्ट्रे कर पाते हैं, बहुत ही गिफ्टेड है। मेरे कुछ रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो मैं ऐसी तमन्ना रखता हूँ कि कभी ऑस्ट्रेलिया गया तो उनसे मिल पाऊँ, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो या इन बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों का ज़माना है, कई विदेशी फिल्मों के रीमेक हो रहे हैं। मान लीजिए कभी टॉम हैंक्स की किसी फिल्म का रीमेक हो, तो क्या आप किसी फिल्म, आपकी पसंदीदा कोई फिल्म जिसमें आप चाहें कि उसका रीमेक हो और आप उसमें एक्ट करें? बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया सर, इतना तो मैं तैयार नहीं था। लेकिन उनकी इंटर्न नहीं, फिलाडेल्फिया बहुत अच्छी फिल्म है उनकी। फिलाडेल्फिया में डेफिनेटली काम करना चाहूँगा। एक है कैप्टन फिलिप, उनकी फिल्म है, उसका लास्ट सीन मुझे बहुत बेहद पसंद है। फॉरेस्ट गंप का पूछूंगा सर, इतनी महान फिल्म है वो। और एनी फिल्म हिज दैट सीरीज सर, जो पूरी डैन ब्राउन की सीरीज थी उनकी, डा विंची कोड या इन्फर्नो, जो पूरी डैन ब्राउन के नॉवेल्स पे थी। फिलाडेल्फिया कह दिया, टर्मिनल एक फिल्म है, इंटरनी टर्मिनल अच्छी फिल्म है। कैच मी इफ यू कैन, लेकिन मैं उसमें लियो का पार्ट प्ले करना चाहूँगा, लियोनार्डो डिकैप्रियो का। तो ऐसे मैं खुशनसीबी होऊंगा कि मैं इनके जितना अच्छा एक्ट कर पाऊँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अमेजिंगली वल्नरेबल एक्टर है हमारे टाइम। आपने घूमने की चर्चाएं की, जब आप घूमने जाते हैं तो वहाँ आपको तमाम वो लोग मिलते होंगे जिनका भाषा अलग है या उनका कल्चर अलग है, तब उनसे ऐसी क्या बात सीखते हैं आप जो आपको बाद में कभी अपने में मदद करती है? हाँ, मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई घूम के सर कि जो भी वर्च्यूज़ हैं, अच्छी बातें हैं, वो जर्मिनेट करती है 2-3 चीज़ों से। एक है सर्वाइवल, एक होता है सोशल स्टेटस, और एक होता है उसको कैसे मैं पॉलिटिकली करेक्ट शब्दों में कहूँ, मेटिंग। तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि इधर के लोगों ने यहाँ से सर्वाइव करते करते क्या वर्च्यूज़ डेवलप कर लिए अपने अंदर, इन विषम परिस्थितियों में या फिर अनुकूल परिस्थितियों में रहते रहते क्या अपने अंदर डेवलप किया, और क्या वो वहाँ के लोगों की क्वालिटी बन गई। वो स्टार्ट हुआ था सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो वहाँ की क्वालिटी बन गई, वो वहाँ का तकिया कलाम बन गया। और फिर वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, और उससे लोग डील करते करते अपने अंदर क्या वर्च्यूज़, क्या क्वालिटीज़, क्या सिग्नल्स डेवलप कर लेते हैं। जैसे कल ही मैं कहीं सुन रहा था या पढ़ रहा था कि कटिंग चाय कैसे आई। कटिंग चाय आई कि भाई साउथ बॉम्बे में कोई इंसान के पास अगर वहाँ पे तगाड़ी उठाता है और एक बिल्डिंग बनाने के बाद पैसा नहीं है चाय पीने का, या कोई और काम करने के बाद पैसा नहीं है, तो एक इंसान अगर चाय पी रहा हो तो उससे आके बोलेगा कटिंग देगा, तो वो उसको आधी चाय देता था और वो उसको थोड़ा पैसा देता था, क्योंकि पूरे पैसे थे नहीं चाय देने के लिए। अब ये देखिए यहाँ के सोशल स्टेटस से और जोग्राफिक सोशल, मोस्टली सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस से निकली हुई चीज़ है, और फिर वो वहाँ का तकिया कलाम बन गया कटिंग चाय। तो मैं वहाँ जाके समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई सर्वाइवल से निकली हुई क्या चीज़ है, सोशल स्टेटस सिग्नलिंग से निकली हुई क्या चीज़ें हैं, मेटिंग से निकली हुई क्या चीज़ें हैं, और समझने की कोशिश करता हूँ, फैसिनेट होता हूँ। थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ पढ़ के समझ के जाऊँ उसकी हिस्ट्री, लेकिन
क्लियरर पिक्चर जाके पता चलती है वहाँ लोगों से बात करने के बाद। तो जैसे हाल में मैं शिमला होके आया तो वहाँ से कई चीज़ें जानने को मिली। वहाँ एक हमारे जानकार थे जो PWD के हेड थे उनके, CPWD के, तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई कि कैसे जोग्राफिकली कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है शिमला को, रिज क्या होती है, पानी कैसे दो दिशाओं में बहता है वहाँ से, थिएटर क्यों है वहाँ पे, गेट थिएटर, और भी जो अंग्रेज़ों के अपने पैराफ्रेनिलियास थे वहाँ पे काम करने के तरीके थे, उनको अब कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे देखा जाता है। तो मैं सीखता हूँ सर अलग अलग जगह जाके, एक होलसम तरीके से सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं ज़ीरो होके जाता हूँ, अपना बोझ नहीं लेके जाता, मैं ज़ीरो होके जाता हूँ। अपना वैसे भी मेरा ज़्यादा बोझ है नहीं, मैं काफ़ी कूल रहता हूँ असल ज़िंदगी में भी, लेकिन ज़ीरो होके जाता हूँ तो वहाँ की चीज़ें ज़्यादा इम्बाइब कर पाता हूँ और वहाँ का खाना खाता हूँ। मैं अपना डाइट फोर्स नहीं करता। अगर वहाँ कोई ये लोकल फ्रूट है तो मैं वो खाऊंगा। अगर आटा नहीं मिलता लोकल, कुछ कोदो का आटा मिलता था शिमला में, तो मैं वो खाऊंगा। सो आई टोटली ट्राई टू इम्बाइब कि वहाँ की क्या चीज़ें हैं, मैं उसको अपने अंदर समावेश कर सकूँ। संगीत का कितना शौक रखते हैं? रखता हूँ सर, पीछे गिटार और यूकेलेले रखा है, अंदर हारमोनियम रखा है। बहुत अच्छे से तरीके से बजाना नहीं आता क्योंकि समय नहीं मिलता मुझे, और अभी मेरे पास कोई म्यूज़िक टीचर भी नहीं है, तो मैं खुद ही थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख के सीखता हूँ। मुझे बहुत शौक है सर। मैं कई बार हाउ डू आई टेल यू कि मैं बचपन में जब मैं सोता था तो मुझे ख्याल आता था कि मैं रॉक स्टार हूँ। सोने से जस्ट पहले जो मैं ड्रीम करता था कि मैं रॉक स्टार हूँ और मैं गा रहा हूँ, लोग हाथ हिला रहे हैं माइकल जैक्सन की तरह, ये वो। तो वहाँ से वो शौक स्टार्ट हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही प्योर फॉर्म है। आपके अंदर वो है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर थोड़ा है संगीत में। अगर संगीत नहीं है तो मैं संगीतमय तो हूँ, बिकॉज बोलने में एक म्यूजिकलिटी शायद है जो तो मुझे अप्रिसिएशन है संगीत का, सुनता बहुत हूँ। एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि दिन में 1 या 2 नए पीसेस सुन लूँ, चाहे वो इंडियन हो या कहीं और का फोक हो, जैसे मैं रशियन फोक सुन रहा हूँ अभी, या कहीं के इंस्ट्रूमेंटेशंस हो। सुन के आप एक्सपोज हो जाते हैं नई चीज़ों से, तो मैं बहुत शौक रखता हूँ। और मैं ऐसे पप्पू सा ही हूँ, संगीत में गा नहीं पाता ज़्यादा, लेकिन इंटरेस्ट पूरा है। सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हो? हाल में हो गया हूँ सर एक्टिव। इट्स अ नेसेसरी रूटीन, बट इट्स ऑल्सो फायर है, तो जलना नहीं है मुझे। थोड़ा थोड़ा उससे अपना खाना बनाते रहना है, लेकिन नेसेसरी रूटीन है। और मैं ऐसे नहीं करता कि मुझे बहुत ज़्यादा खींच भी नहीं लेता अपनी तरफ कि मैं 500 रील देख गया, ये देख गया। मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा बहता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ लोगों को क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि हम अगर लोगों का अटेंशन अगर ये छोटा फॉर्मेट कैप्चर कर पा रहा है तो हम कैसे उनके अंदर वही चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक रख पाए। वही मेरा शोध है, वही मेरी प्रैक्टिस है, वही मेरी प्रार्थना है। तो देखता हूँ मैं डेफिनेटली काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ आजकल, और धीरे धीरे कम हो जाएगा, मुझे पता है। अभी नया नया बिल्कुल नहीं करता था अभी तक, जब तक मिर्ज़ापुर के कारण प्यार नहीं मिला था तो बिल्कुल नहीं करता था, थोड़ा बहुत करता था, लेकिन अब हाल में मैं थोड़ा ज़्यादा समय बिताने लग गया हूँ। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से फिल्में फ्लॉप हो रही हैं और सोशल मीडिया की वजह से ही कलाकारों का जो स्टारडम था वो खत्म हो रहा है? फिल्में फ्लॉप हो रही है तो मैं नहीं कहूँगा सर कि सोशल मीडिया के कारण फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। वो हेल्प ही करता है प्रमोशंस में और इन सब चीज़ों में, और लेकिन डेफिनेटली सर स्टार में एक एनिग्मा होता था, एक मिस्ट्री होती थी। वो टाइम ही अलग था। विल बी फूलिश कि अगर वो टाइम चेंज करें और उसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश करें, बिकॉज समय का पानी आगे बढ़ गया है, अब नया बांध बनाना पड़ेगा हमें। वो हो गया सर, वो स्टार एरा गया जब वो एनिग्मा कि व्हाट विल बी, कैसा होता होगा, क्या खाता होगा, खाती होगी, अब लोग दिखने लगे सोशल मीडिया पे। लेकिन डेफिनेटली ये हैविंग सेड दैट, ये चीज़ बिल्कुल एक तरफ टिप ऑफ ना कर जाए कि आप इतना एक्सपोज हो जाए कि लोगों के पास इंटरेस्ट ही ना बचा आपको कहीं और देखने का। तो वो चीज़ तो है, किसी भी चीज़ के साथ है। अगर आपको खाने में पसंद है आम, तो आप 1 दर्जन नहीं खा जाएंगे। तो उतना आपको अपनी कैपेसिटी बना के रखनी है कि मुझे अपनी कैपेसिटी बना के रखनी है कि मैं उसको उतना ही यूज़ भी करूँ, उतना ही समझूँ, उतना रिस्पेक्ट करूँ, बिकॉज इट्स ऑल्सो आफ्टर ऑल एन आर्टिस्टिक मीडियम।
तो उतना उसको रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने अंदर की कला की थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, उसको थोड़ा ज़्यादा बचा के रखो। मैं इन्नेटली अंदर से बहुत सोशल मीडिया वाला हूँ नहीं, मैं थोड़ा किताबों वाला हूँ, लेकिन नेसेसरी चीज़ है। कुछ शॉट्स अगर चल रहे हैं तो मुझे खेलने पड़ेंगे वो शॉट्स, और मैं बहुत ही रिस्पेक्टफुली खेलूंगा, और बहुत ही वो टाइट रोप वॉकर होता है ना, वो टाइट रोप पे वॉक करते हुए खेलूंगा। देखते हैं। आपने कहा आपको डायरी लिखने का शौक है, क्या लिखते हैं डायरी में? बकवास लिखता हूँ सर मैं। पता नहीं क्या लिखता हूँ, पर्सनल सी चीज़ें होती हैं सर। पहले तो गाली होती है कि इस साले को तो मैं दिखा दूंगा और इसको, और करते 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 वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द पैराग्राफ आप कुछ अच्छा लिख जाते हो। तो मैं लिखता ही इसलिए कि वो थोड़ा सा वेंट आउट हो जाता है। अपने को बहुत डांटता हूँ मैं, अपने को बहुत डांटता हूँ मैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्श हूँ। मुझे लगता है, मैंने कोशिश की सर, बहुत लोगों ने बताया मुझे कि इतना मत हार्श हो खुद के साथ, लेकिन मैं हूँ, अब ऐसा ही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा और बेहतर करना है, थोड़ा सा और बेहतर करना है। तो मेरी फाइट ही रहती है कि मैं इस 24 घंटे को पिछले 24 घंटे से बेहतर करूँ। मुझे आगे का दिखता नहीं है, गोल है, सपना है, लेकिन दिखता इतना ही है। तो उस 24 घंटे को बेहतर करने के लिए जो खुद को डांट फटकार करनी हो कि कल तुम ये नहीं करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आज इतना ये काम करने की, और ये कैसे खा लिया तुमने, ये लगातार तुम्हारी जो ये पार्टी चल रही है 3-4 दिन से, समझ जाओ। तो खुद को डांटता हूँ थोड़ा, दुनिया को से जो सीख, मतलब जो ठोकरें मिलती हैं उनके बारे में थोड़ी लिखता हूँ, ऐसी चीज़ें मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर बाद में सब हो जाता है। इन द एंड एवरीथिंग ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हो जाता है मेरा डायरी में, और फिर मैं क्लीन स्लेट हो जाता हूँ थोड़ा अगले दिन को जाने के लिए। तो भर गई है काफ़ी डायरियाँ, बॉम्बे में आके काफ़ी डायरियाँ। आपकी बातचीत के दौरान मुझे ये समझ में कि आप सिनेमा को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उसके हर पक्ष को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से पूरा शोध कर रहे हैं। क्या आगे चल के फिल्म बनाने या डायरेक्ट करने की या लेखन की कोई इच्छा है? लेखन मुझे पता नहीं सर, लेखन मैंने करने की कोशिश की, अभी तो मैं दूर हूँ लेखन से। बहुत ही क्राफ्ट चाहिए उसके लिए, और बहुत ही पेशेंस चाहिए, रिस्पेक्ट बहुत है जो लिखते हैं उनकी, बढ़ गई है क्योंकि मैं स्क्रीन प्लेस पढ़ता हूँ तो उससे रिस्पेक्ट बढ़ गई है। लेकिन मैं डायरेक्ट और प्रोड्यूसर ज़रूर करूँगा, और मैं इंडियन सिनेमा को, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स एक अलग लेवल पे चला गया, इंडियन स्पोर्ट्स। इंडियन सिनेमा अभी मेरे दिमाग में, डेफिनेटली मैं बहुत छोटा इंसान हूँ ये कहने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी वहाँ पहुँचा नहीं है जहाँ जैसे ओपेनहाइमर रिलीज़ होती है तो हम पागल हो जाते हैं ओपेनहाइमर देखने के लिए। अभी डेनिस विलेनव्यू की जो ड्यून 2 आई थी, पागल हो जाते देखने के लिए, या अभी ये डेडपूल और वुल्वरीन आई है। हमारी सिनेमा के लिए पागल हो जाए लोग देखने के लिए, फाइनेंशियली एंड कमर्शियली एंड क्रिएटिवली सब तरीके से वायबल बन जाए वो फिल्म, और वर्ल्ड लेवल पे। तो मेरा तो उसी की तरफ समर्पित है। तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर डायरेक्ट तो करूँगा ही। मेरे आइडल क्लिंट ईस्टवुड हैं, या वुडी एलन है, जो 1982 से 2012 तक लगातार उन्होंने ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन उन्होंने हर साल फिल्म डायरेक्ट की। 1982 से 2012, 92 2002, 30 years, एवरी ईयर वन और मोर देन वन फिल्म, ऑलमोस्ट विदाउट एक्सेप्शन। तो मेरे आइडल्स ही हैं कि वो कंसिस्टेंटली फिल्म बना पाऊँ, प्रोड्यूस कर पाऊँ, एक्ट कर पाऊँ। तो मेरा तो यही है सर। चार्ल्स चैपलिन मिलोगे, तो वो भगत सिंह ने कहा था कि मेरी दुल्हन तो आज़ादी है, तो मेरी दुल्हन सिनेमा है। मैं आपको याद दिला दूँ कि बॉलीवुड में भी पागलपन था लोगों का। एक ज़माना वो था जब ब्लैक में टिकटें बिकती थी, लोग लाइन लगाते थे टिकट लेने के लिए और लाठियाँ चलानी पड़ती थी, ये हालत होती थी बॉलीवुड सिनेमा की। ये तो बॉलीवुड सिनेमा अब गड़बड़ हुआ है, पता नहीं अब इस पर ना गड़बड़ पता नहीं सर। मैं तो अभी आया हूँ तो मुझे नहीं पता कि गड़बड़ है। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लगता है, बिकॉज मोहब्बत इतनी है तो अच्छा ही लगता है। लेकिन अब हम आ गए हैं वापस, टिकटें ब्लैक करा देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। पल्लव सिंह जी, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी।